अब आते हैं, ये तो हम लोग अंत तक सिलेक्शन तक जान गए आपका सब कुछ कि कैसे बीच में जर्नी रही। इनिशियल स्टेज में जब बच्चा होता है ना कि 12th पास किया या 10th पास करके फाउंडेशन कोर्स करना चाह रहा है, आपका तो 11 12th के साथ हो गया। 12th में आपके कितने परसेंट थे? 95। 95%। तो उनके लिए एक मैसेज है, जो लोग 11th-12th फाउंडेशन कोर्स करते हुए कंसर्न पेरेंट्स भी रहते हैं कि बोर्ड का क्या होगा। बोर्ड का सुन लीजिए, प्रिपरेशन करते हुए बोर्ड में 95% आ सकता है। बोर्ड के साथ ही उसी साल आपका नीट में 715 भी आ सकता है। हालांकि ये 720 वाला डिज़र्व करता था बच्चा, तो फर्स्ट रैंक। तो अब ये बताइए कि कोचिंग एक पार्ट होता है, एक टीचर मेंटरिंग, क्योंकि वो स्कूल में नहीं हो पा रहा है, वो देखा जा रहा है, ऑब्वियस है ये यहाँ पे इंडियन जो एजुकेशन है। तो कोचिंग को सेलेक्ट करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब एक बड़ा है ना, आप ये भी नहीं कर सकते ना कि कोचिंग सब बराबर है, कहीं पे भी आप कर लीजिए। कोचिंग का काम है, आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। ये जनरल स्टेटमेंट हुआ। मैं कई बार बहुत हार्ड स्टेटमेंट भी देता हूँ कि कोई गार्जियन आता है तो इस तरह का बोलता है अपने बच्चे से मेरे सामने ही, तो मैं कहता हूँ कि फिर यहाँ पे क्यों आए, बहुत सारे कोचिंग है। तो रियली में कोचिंग मैटर तो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोचिंग के हर टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन क्या कैपेबल हैं वो, क्या उतना इंटरैक्ट कर रहे हैं? तो दो बात है, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि कोचिंग सेलेक्ट कैसे करें, और जब सेलेक्ट किए आप यहाँ पे जब रहे तो आपको क्या नज़र आया, क्या अलग लगा जिससे आपको इतना फ़ायदा हुआ? तो कोचिंग सेलेक्ट कैसे करें, मतलब बेस क्या बनाए, कैसे जाने? डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि हम कोचिंग को कैसे सिलेक्ट करें, किस बेसिस पे सिलेक्ट करें। बिकॉज कभी कभी जैसे जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं, सो ये है कि उन पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, सो जो रिज़ल्ट हमें दिखता है वो एक बहुत ही कम प्रोपोर्शन का रहता है। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके डिफरेंट बैचेस होते हैं, तो हर बैच का ऐसा तो नहीं कि वही सेम टीचर होगा जिसने उनको पढ़ाया है, उस टॉपर को पढ़ाया है। सो ये एक फैक्टर है। बट मुझे जो फैक्टर लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अप्रोचेबिलिटी। जैसे यहाँ है तो सर के पास है कि तुम कभी भी क्वेश्चन पूछने जा सकते हो। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी टीचर्स वगैरह पढ़ाती हैं तो सेल्फ स्टडी वाला जो फैक्टर था कि मैं सेल्फ स्टडी खुद से बहुत करता था। हर स्टूडेंट को डेफिनेटली सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, वो बहुत मैटर करती है प्रिपरेशन में। सो जो भी डाउट्स वगैरह आते थे डायरेक्टली पूछ लेने से एक्चुअली क्या होता है ना, वो रह नहीं जाते, वो एक्यूमुलेट नहीं करते मन में, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियर हो जाते हैं। तो एक अप्रोचेबिलिटी आपके टीचर्स के प्रति कि आप कितना अप्रोच कर पा रहे हो, उनसे डाउट क्वेश्चंस पूछ पा रहे हो, वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए कोचिंग सिलेक्शन में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल दीज थिंग्स तो हैं ही, बट अप्रोचेबिलिटी है। ऑनलाइन में वो अप्रोचेबिलिटी नहीं होती। सो मैं तो ऑनलाइन प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ द ऑफलाइन ही हुई है। सो ऑफलाइन कोचिंग ही मैं प्रेफर ज़्यादा करूँगा इस सेंस में। मैं और डिटेल चाहूँगा, आप बताइए ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, थोड़ा और डिटेल बताइए ताकि बच्चों के पास ये मैसेज जाए। पूरे इंडिया में जो मैं देख पा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को मैं यहाँ पे गाइड किया भी कि क्यों ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, तो इनके सेंस से जानते हैं। हालांकि मैं अपने लेवल पे तो बताता ही रहता हूँ। जितने भी बच्चे ऑनलाइन किए हुए यहाँ पर आए हमारे यहाँ, वो उनका मार्क्स जब ऑफलाइन किए थे तो बाद में ऑनलाइन करने पे और डाउन हुए हैं। रीजंस तमाम बातें लोगों ने बताया, वो मैं कई बार कवर भी किया हूँ। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या डिफरेंस आता होगा, मतलब इमेजिनेशन, क्योंकि ये तो ऑनलाइन नहीं किए हैं। हालांकि जब ये कोविड वाला पार्ट था तो वो वाला पार्ट बता देता हूँ। ऑफलाइन हम लोग पढ़ा रहे थे इनको, मतलब ऐसे यहाँ पे ENF में ऐसे तो पढ़ा रहे थे, हम ही लोग पढ़ा रहे थे, पूरा 2 साल पढ़ाए हैं। लेकिन कोविड वाले पार्ट में कुछ कोविड के पार्ट में आ गए थे ये क्या बोलेंगे कि कोविड पीरियड का कुछ महीने हैं इसमें। तो ये 2 बजे रात में हमें याद है कि फ़ोटो खींच के भेजता था दीपक, और मैं उसको ऑडियो या सलूशन लिख के भेजता था। ये कनेक्शन है हम लोगों का यहाँ पर। रिज़ल्ट आपके सामने है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि इनको क्या फ़ील होता है, क्योंकि दोनों पार्ट में तो देखे, हालांकि प्रॉपर ऑनलाइन नहीं, प्रॉपर ऑनलाइन तो ये भी मना करे। तो क्या आपको अलग लगा जब आप अकेले हो गए, आप क्वारंटीन हो गए, आप बंद हो गए, आप हम लोगों से जब जिस टाइम में नहीं मिल पा रहे थे,
तो क्या डिफरेंस लगा कि ये अच्छा, अरे यार वो चीज़ गायब हो रहा है मेरा? डेफिनेटली ऑनलाइन में कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सीरियस इश्यूज हैं, लाइक जो स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट मैं देख पा रहा हूँ वो नहीं हो पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज फ़ोन इतना डिस्ट्रैक्शन भरा पड़ा है, सब कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रीली और अवेलेबल हैं सबके पास एंटरटेनमेंट के वो सोर्सेज अवेलेबल हैं। सो वो सेल्फ डिसिप्लिन जो पहले कभी हुआ करता था वो आज के टाइम पे नहीं है। सो एक स्टूडेंट है जो ऑनलाइन एनरोल करता है, उसके पास एक नंबर ऑफ वीडियोज़ की हाँ आज इतनी वीडियोज़ आ गई हैं, वो उसे कभी भी देख सकता है। सो वही है कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है वो देखने के लिए, क्योंकि उसे कोई देख नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है। जब हम ऑफलाइन होते हैं तो एक क्लास होती है फिक्स्ड, वहाँ आपको जाना होता है, तो यू आर जस्ट कंपेल्ड कि आपका है कि आपको जाना है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसी चीज़ें नहीं है। ऑनलाइन में आपने वो डीपीपी लगाई कि नहीं लगाई कोई देखने वाला नहीं है, कि आप क्या कर रहे हो अपने फ़ोन, क्योंकि सिर्फ एक फ़ोन है और आप हो, दैट्स इट। बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं है, आप वो कोचिंग जा रहे हो, चीज़ें दिख रही हैं, आपके दोस्त हैं। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में बाकी के फ्रेंड्स भी आपको दिख नहीं रहे हैं, आपके क्लासमेट्स बैचमेट्स भी नहीं दिख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, आप उनसे भी कनेक्टेड नहीं हो ज़्यादातर। सो दैट इज़ बाय ऑनलाइन की ये कुछ इश्यूज़ हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप सेल्फ डिटरमाइंड हो, तो ऑनलाइन में आपको फ़ायदा है, अदरवाइज़ आप फिर कहीं ना कहीं बिखर जाओगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, डेफिनेटली नीड्स इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, दैट्स वाई। सो एक और चीज़ मैं फील किया हूँ कि ऑनलाइन में डिबेट, डिस्कशन, इंटरेक्शन टीचर से नहीं होता, तो फिर मुश्किल होता है वो, डेफिनेटली है ना, होता है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि साइंस हमेशा आप काउंटर क्वेश्चन से सीखते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, जो कि बड़ा एक मेजर रीज़न है। तो हालांकि चलिए दीपक साहब से आज कभी और फिर से और भी बात करेंगे, क्योंकि ये बातचीत का जो दौर है ना, आदमी जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है वो एंडलेस होता है। तो ऐसे तो हम लोग इनफॉर्मली काफ़ी बात की हैं, यदि उसको भी रिकॉर्ड कर लेते तो लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता। लेकिन कभी और फिर दीपक आएंगे तो इनसे फिर और भी बातें करेंगे, इनके अपने लाइफ के बारे में, एम्स दिल्ली के बारे में बात करेंगे, इनके अपने हॉबीज़ के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।